नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। सीधी बात में आज बारी है देश के मशहूर बैंकर, कोटक महिंद्रा बैंक के सीएमडी और सीआईए के अध्यक्ष उदय कोटक की। उदय जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते। चल भाई, लगता है कि इतने बड़े उद्योगपति खुद ही हैं, आप फर्स्ट जनरेशन के हैं, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं और सीआईए इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। आपने एक स्टेटमेंट दिया अभी कि आरबीआई को नोट छापने चाहिए कोविड को हैंडल करने के लिए, डिमांड को बढ़ाने के लिए। ये भी मतलब होगा आपका। कितने नोट छापने चाहिए और क्यों छापने चाहिए? नहीं प्रभु जी, नोट छापना इज इक्वल टू आरबीआई एक्सपेंडिंग इट्स बैलेंस शीट। तो लेकिन कॉमन मैन जो समझ सकता है, expanding of balance sheet by RBI is equal to printing or releasing new money or new effective expansion of monetary policy. आज जब देश में इतनी बड़ी आपत्ति है in terms of COVID, time has come for the government to increase spending for the poor people. आज जो गरीब लोगों, बॉटम ऑफ द पिरामिड है, उनके लिए डायरेक्ट स्पेंडिंग की आवश्यकता है। और ये जब होती है तो देश की फिस्कल डेफिसिट 6.8% जो टारगेट है, उसके आसपास 6.8 या 6.8 to 7% अगर फिस्कल डेफिसिट हो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इतना पैसा बोरो करना पड़ेगा। अगर वो बोरो करने में मार्केट में आएंगे तो ब्याज का दर ऊपर जाएगा और जो इकोनॉमिक रिकवरी है उसको इंपैक्ट कर सकती है। इसीलिए इन द शॉर्ट रन अगर आरबीआई खुद अपनी बुक्स पे ले लें, यानी एक्सपैंड बैलेंस शीट और प्रिंट मनी। देसी भाषा में नोट छापने की बात जो इंडस्ट्री पहली बार कह रही है कि 7% का डेफिसिट भी आप, पहले तो आप डेफिसिट को छूना नहीं चाहते, 3%, 4%, 3.5% पे आपने 7-8 साल तक बहस करते रहे। अब डबल के ऊपर आ गए। बाकी कंट्रीज के अंदर डेफिसिट फाइनेंसिंग की बात ही नहीं करते कोई लिमिट की। तो आपको क्या लगता है कि 7% के अंदर कितना एक्स्ट्रा बैलेंस शीट के अंदर कितने लाख करोड़ रुपए ऐड करना पड़ेगा? मेरे हिसाब से रिजर्व बैंक को 3 से 4 लाख करोड़ का एक्सपेंशन मनी सप्लाई बाय बाइंग गवर्नमेंट पेपर, यानी प्रिंटिंग मनी या नोट छापना। इन टर्म्स ऑफ, उन्होंने ये प्रोग्राम को कहा है जीसैप प्रोग्राम। 4 लाख करोड़ तक आरबीआई को जीसैप प्रोग्राम करना पड़ेगा। दैट इज मेरी ये कैलकुलेशन है। तो आपको लगता है उदय जी की 4 लाख करोड़ एक्स्ट्रा मनी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिस्टम में दे, उसका मतलब क्या, कैसे बटेगा वो 6 लाख पे 4 लाख करोड़? सो अगर आरबीआई ये जीसैप प्रोग्राम से नोट छापे तो सरकार उतनी स्पेंडिंग कर सकती है, गरीब लोगों के लिए डायरेक्ट कैश ट्रांसफर कर सके, फूड ग्रेन्स दे सके, मेडिकल बेनिफिट्स दे सके। जिस हिसाब से अगर किसी को कुछ कोविड की कुछ हुआ तो सरकार डायरेक्टली मेडिकल बेनिफिट गरीब लोगों के लिए कर सकती है। ये हम पूरी डायरेक्ट ट्रांसफर की जो बात कर रहे हैं वो थ्रू डेफिसिट फाइनेंस या प्रिंटिंग मनी बाय आरबीआई, उससे पॉसिबल हो सकता है। अभी एसबीआई के एक रिसर्च रिपोर्ट आई है, उसके अंदर लिखा है कि जो कोविड का टेम्पररी इकोनॉमिक एक्टिविटी का लॉस है लगभग 5.5 लाख करोड़ होगा। 5.5 लाख करोड़ का नुकसान ऑलरेडी हो गया है, लेबर चली गई है। तो 4 लाख करोड़ जो एडिशनल मिलेगा, आपको लगता है कि अगले फाइनेंशियल ईयर में, क्योंकि पिछला फिस्कल ईयर आपका अच्छा रहा है, अभी जो बैलेंस शीट आ रही है, लोग प्रॉफिट, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट बड़ी अच्छे प्रॉफिट दिखा रहे हैं, इम्पैक्ट इसका पड़ेगा अगले 3 महीने के अंदर, फर्स्ट क्वार्टर के अंदर। तो उसके अंदर 5.5 लाख करोड़ का नुकसान हो गया। ये 4 लाख करोड़ से क्या आपको लगता है काफी है आपकी जीडीपी को बैक ट्रैक पे लाने के लिए? मेरे हिसाब से अगर आप देखिए वैक्सीन का जो सिचुएशन है, 3-4 महीने में ठीक हो जाना चाहिए। तो अगर वैक्सीनेशन ठीक से हो, ग्रेजुअली लॉकडाउन लिफ्ट हो, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कैन कम बैक क्विकली सितंबर तक। तो अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी वापस आ जाए तो ये लॉस मेकअप ये साल में हो सकता है। लेकिन जो गरीबों को जो कष्ट हुआ है उसके लिए ये जो 2 लाख करोड़ डायरेक्ट ट्रांसफर की जो बात की, और दूसरा मेरी एक दूसरी राय है कि जो गवर्नमेंट ने गारंटी स्कीम की छोटे उद्योग के लिए,
जो कहते हैं ECLGS स्कीम, जिससे जी। सरकार गारंटी दे रही है छोटे उद्योग के लिए, MSME के लिए, तो उसमें भी मेरी राय है कि इंक्रीमेंटल 2 लाख करोड़ वहां भी बढ़ाए। अब जो 3 लाख करोड़ की अनाउंसमेंट की है उससे बढ़ा के 5 लाख करे। पिछली बार अनाउंस किया था गवर्नमेंट ने स्टिमुलस, बहुत 20 लाख करोड़ रुपए का स्टिमुलस अनाउंस किया था निर्मला सीतारमण जी ने। वो 20 लाख करोड़ रुपए कहाँ इम्पैक्ट दिखाई दिया आपको? बटा कि नहीं बटा, कैसे? मैं एज इकोनॉमिस्ट तो जानता नहीं कि कैसे हुआ, आप एज ए बैंकर CIA पे 20 लाख करोड़ रुपए जो बटा सिस्टम के अंदर, अगर वो बटा है, क्योंकि SMEs को अभी भी पैसा नहीं मिला। बैंक कहते हैं आप बैंकर हैं, आप गारंटी मांगते हैं, कोलेटरल मांगते हैं, इंटरेस्ट डेफर किया था वो दोबारा मांग रहे हैं, तो 20 लाख करोड़ का प्रयोग कैसे हुआ है? 20 लाख करोड़ में से आधा तो RBI ने जो लिक्विडिटी बढ़ाई सिस्टम में और जो वेरियस प्रोग्राम्स किए उसमें थे। बजट या फिस्कल से 20 लाख करोड़ नहीं गए थे। बजट या फिस्कल से तो 2 से 4 लाख करोड़ का प्रभाव हुआ था। बैलेंस तो लिक्विडिटी फैसिलिटीज और अदर फैसिलिटीज की थी, जो पूरा पैकेज गिनो तो 20 लाख हो रहा था, लेकिन बजट डेफिसिट में तो 2 से 4 लाख करोड़ ही लास्ट ईयर स्पेंड किए थे। अभी जो बैंकों की बात, आप जिस बैंक के हैं, क्योंकि मेरे को लगता है कि बैंक अपना ऑफ टेक जो है लोन देने में अभी भी हिचक जाते हैं। राइट ऑफ, क्योंकि अभी कितना राइट ऑफ किया कि लोगों का कहना ये भी है कि बैंक वाले अभी सिक्योरिटी जो है ज्यादा मांगते हैं, लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है, MSME को भी उनको दोबारा रिस्ट्रक्चरिंग करना था, वो भी नहीं होगा। अब रिस्ट्रक्चरिंग की दोबारा से बात हो रही है, अभी पहले वाला नहीं हुआ, दूसरा आ गया। तो आपको लगता है कि आप रिस्क लेने की तैयार रहेंगे बैंकर्स की, रिस्ट्रक्चरिंग करें, डेफरमेंट करें इंटरेस्ट पेमेंट की? सर, बैंकर्स, RBI ने नई स्कीम अनाउंस की है रिस्ट्रक्चरिंग के लिए। वो रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम से मुताबिक बैंक्स रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे। उसके अलावा बैंक्स आर ओपन टू बी कंसिडरिंग इवन NPA अकाउंट्स टू रिस्ट्रक्चर, प्रोवाइडेड जल्द वो उसकी पैसे ओवर टाइम वापस आ सके। ये कोविड के दौर में कंपनियों को 2 दफा के फटके पड़े हैं। एक तो ऐसे फटके कि टेम्पररी है, यानी कोविड के पीरियड में ही फटके हैं, उसके बाद वापस आ जाएंगे। और दूसरी कैटेगरी जो कंपनीज की है, जो उसका बिजनेस मॉडल हर्ट हुआ है, कोविड ने मॉडल ही तबाह कर दिया है, वो कंपनियों को मुश्किल होगी कोविड के बाद भी बाहर आने की। और इन कंपनियों के लिए उनकी एम्प्लॉइज की रीस्किलिंग के लिए प्रोग्राम होना चाहिए। लेकिन ये कंपनियों का बिजनेस मॉडल ब्रेक हुआ है। ये कोविड का बहुत सा बड़ा डैमेज है छोटे और मध्यम एंटरप्राइजेस के लिए। तो अगर आप रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे, जब तक छोटा बिजनेसमैन को पैसे की गारंटी नहीं होगी, रेस्टोरेंट बंद होंगे, एविएशन बंद होगा, होटल बंद होंगे, टेम्पररी एम्प्लॉय चले जाएंगे, तो इसमें आप गारंटी कैसे देगा बैंक को? कोई भी बोरोवर है कि मैं 6 महीने में वापस कर दूंगा, कैसे देगा? इसीलिए ये सब सेक्टर के लिए गारंटी की बात है, सरकार से गारंटी की बात। जो ECLGS स्कीम है, वहां सरकार ये इनका रिस्क ले रही है। तो ये सब सेक्टर्स के लिए सरकार अगर रिस्क ले तो वो रिस्क के हिसाब से बैंक्स इन कंपनी को भी लेंड कर सकती है। और अगर रिकवरी हुई तो इन कंपनियों 3-4 साल में पैसे वापस दे सकती है, नहीं तो सरकार इसकी रिस्क लेगी। और हमारी रिक्वेस्ट सरकार से है कि जो अभी ये ECLGS स्कीम 3 लाख करोड़ की थी, वो बढ़ा के 5 लाख करोड़ तक जाइए। तो उदय, दूसरी बात जो है कि ये सारी इकोनॉमिक रिकवरी डिपेंड करती है कि आपकी फुल इकोनॉमिक एक्टिविटी कब रिज्यूम होती है, कब दोबारा से होती है। आपने कहा जुलाई अगस्त टेम्पररी है, एक बार आपने कहा कि फुल लॉकडाउन भी होना चाहिए, आपकी स्टेटमेंट आई थी इंडिया नीड्स लॉकडाउन। अभी आप क्या लगता है कि जो लॉकडाउन रिवर्स करने जा रहे हैं, ऐसी कुछ स्टेट कह रही है कि हम खत्म करने वाले हैं, तो आपको लगता है कि ये लॉकडाउन अगर दोबारा से बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए, या जिस तरह सरकार कर रही है वैसे ही स्टेट वाले अपने मर्जी से करते रहें? ये लॉकडाउन लिफ्ट करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। एक तो पॉजिटिव केसेस, तो पॉजिटिविटी रेट कम होना चाहिए, एक पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 2, कोविड 3.0 के लिए ठीक से प्लानिंग होना चाहिए। हाँ, किस तरह की तैयारी है कि अगर 3.0 आए तो ऑक्सीजन सप्लाई, मेडिकल सप्लाई, बेड्स, मेडिसिन, एडिशनल स्टोरेज ऑफ मेडिसिन, ये सब की कितनी तैयारी है सरकार की, इंक्लूडिंग स्टेट गवर्नमेंट्स। अगर इन सब की तैयारी है, देन ग्रेजुअली लिफ्टिंग लॉकडाउन
पॉसिबल है। और अगर इतनी तैयारी नहीं है तो लॉकडाउन लिफ्ट करने का टाइम जास्ती लगेगा। और तीसरी बात यह है कि वैक्सीनेशन कैसे प्रोग्रेस हो रहा है। मेरी गिनती के हिसाब से 3-4 महीने में वैक्सीनेशन प्रोग्राम जल्दी से दौड़ेगा और सितंबर तक वी वुड हैव वैक्सीनेटेड लॉट मोर पीपल। इसीलिए ये जुलाई, अगस्त, सितंबर पीरियड में ग्रेजुअल ओपनिंग अप करना चाहिए, वन शॉट ओपनिंग संभाल के करना चाहिए, क्योंकि वी हैव टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट कोविड 3.0। नहीं, आप कह रहे हैं कि 3-4 महीने में हो जाएगा। आज की डेट देखिए, अगर 2% लोग हैं जिनको डबल डोज मिली है अभी हिंदुस्तान के अंदर, ओनली 2% जिनको डबल डोज मिली है, एज कम्पेयर टू बाकी कंट्रीज को देखेंगे 40% कहीं पर हो गई है, कहीं पर 50% हो गई है। 3-4 महीने के लिए अगर आप 3-4 महीने के अंदर जाकर के आप 50% पॉपुलेशन कवर करना चाहते हैं, प्रोडक्शन शुरू के साथ दिखाई नहीं देता कि आएगी। मैं आपसे सवाल जो स्पेसिफिक पूछ रहा हूँ कि जनवरी के अंदर जब फैसला किया था कि हम करने वाले हैं, तब सिर्फ 11 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर करना, और प्राइवेट सेक्टर को बार बार मैं इस बार कह रहा हूं कि प्राइवेट सेक्टर को भी सोचा नहीं उन्होंने कि सरकार के साथ मिलकर, क्योंकि सरकार के साथ आप मिलकर के चलते हैं और सरकार आपकी सुनती भी है, तो आप लोगों ने सब मिलकर के सोचा क्यों नहीं कि हमें अपने एम्प्लॉइज के लिए या सबके लिए ऑर्डर अभी से करना चाहिए। प्रभु जी, प्राइवेट सेक्टर के लिए सरकार ने ओपन किया May 1 को। जनवरी महीने में सरकार ने पूरी जिम्मेदारी ली थी देश का वैक्सीनेशन के लिए, एंड वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स could negotiate only with the government of India. So the negotiations were between Sarkar और ये private manufacturers of vaccines, Bharat Vaccine और Serum Institute. Private parties were not allowed to buy vaccines till 1st of May. अभी तक no private sector company has imported from Pfizer, Moderna or anybody. All the vaccination जो हो रहा है कोविशील्ड और कोवैक्सीन का ही हो रहा है। आज सरकार की पॉलिसी है 50% सेंट्रल गवर्नमेंट लेंगी, बैलेंस 50% में स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर। उसमें क्लैरिटी नहीं है कितना स्टेट गवर्नमेंट कितना प्राइवेट सेक्टर। मेरी ये राय है एंड रिक्वेस्ट है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट 75% ले, स्टेट्स को डायरेक्टली और इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट करे 75% और 25% प्राइवेट सेक्टर के पास रखें, जो सेरम इंस्टीट्यूट, भारत वैक्सीन, डॉक्टर रेड्डीज, जाइडस कैडिला सबके साथ डायरेक्टली डील करेगी, प्राइस फ्री है और कोटा 25% है। तो इंस्टेड ऑफ 3 प्लेयर्स अगर 2 प्लेयर कर दें, 75% सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूटिंग टू स्टेट्स, 25% प्राइवेट प्लेयर्स डायरेक्टली विद द वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स, तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। आज जो स्टेट गवर्नमेंट्स compete कर रही हैं फॉर दैट वैक्सीन सप्लाई, उससे बदले सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोक्योर करें और सब स्टेट गवर्नमेंट्स को अप्रोप्रिएटली एंड इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट करें। नहीं, आपका कहना ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट शुड बी नोडल एजेंसी, स्टेट गवर्नमेंट जो कम्पीट कर रहे हैं, इनवाइट कर रही है ग्लोबल टेंडर, से chaos होगा देश के अंदर, हर एक के पता नहीं कौन क्या करना रहता है। तो स्टेट गवर्नमेंट शुड बी लेफ्ट आउट ऑफ दिस प्रोक्योरमेंट, शुड बी सेंट्रलाइज्ड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। आप यही कह रहे हैं ना? मैं यही कह रहा हूं और इश्यू है भाव का। सेंट्रल गवर्नमेंट का भाव 150 है, स्टेट गवर्नमेंट का भाव 300 है कोविशील्ड के लिए। मैं बोल रहा हूं सेंट्रल गवर्नमेंट एक प्राइस फिक्स कर ले, 75% जो भी अमाउंट हो वो हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट 75% ले ले और प्राइवेट सेक्टर 25% मार्केट प्राइस पे करे। तो स्टेट गवर्नमेंट इसके अंदर नहीं इन्वॉल्व होनी चाहिए क्योंकि उससे झगड़ा होता है आपस में। हाँ, और इंटरनल फेडरल कोलैबोरेशन इज इंपॉर्टेंट। फेडरल कंपटीशन फॉर दिस मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। ठीक नहीं है ना, ये जो हो रहा है अभी गलत है, क्योंकि केजरीवाल कुछ बोलते हैं, आपका महाराष्ट्र का पुलिस कमिश्नर है वो अपने ऑर्डर कर रहा है, बिडिंग कर रहा है। इस देश के अंदर एक पार्टी खरीदेगी 5 रुपए में, दूसरी खरीदेगी 10 रुपए में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब खरीदेगी तो यू गेट ए बेटर प्राइस आल्सो ना। एब्सोल्युटली, एक प्राइस सेंट्रल गवर्नमेंट तय करे वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स के साथ, 75% सेंट्रल गवर्नमेंट ले, 25% प्राइवेट सेक्टर मार्केट प्राइस में खरीदे। तो दूसरा सवाल उठता है, वैक्सीनेशन जब तक होगा तब तक देश के अंदर एक डर तो बना रहेगा ना कि क्या हो रहा है। लोग गांवों के अंदर चले गए हैं। अभी पीक आपके हिसाब से पीक हिंदुस्तान का सेकंड वेव का हो गया या अभी बाकी है, आपको लगता है? मेरे हिसाब से पीक सेकंड वेव का हो गया है। मेरी ये
एनालिस्ट जो जिनसे मैं बात कर रहा हूं वो कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जून 30 तक नए पॉजिटिव केसेस पर डे अब जो 2 लाख है 50,000 तक आने चाहिए, और इसके लिए ओपनिंग अप केयरफुली करना चाहिए, और बाय जून एंड अगर 50,000 पहुंचे तो देयर इज होप। आपको लगता है 50,000 23 जून तक जाकर के ये एब होगा, जाकर प्लेट्यू हो जाएगा, कर फ्लैटन हो जाएगी जून में जाकर के, भी उससे पहले नहीं होगा? लेकिन तब तक उसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर में वैक्सीनेशन दौड़ पकड़ेगी, जून एंड तक वैक्सीनेशन इतना नहीं हुआ होगा, तो वो बैलेंस करना पड़ेगा जुलाई अगस्त सितंबर में कितना वैक्सीनेशन हो रहा है, कितनी मेडिकल सप्लाईज है, कितना ऑक्सीजन है, उस हिसाब से डिफरेंट स्टेट्स में ओपनिंग करना चाहिए। एक साथ खोल दिया तो रिस्क बढ़ेगा। केयरफुली कैलिब्रेटेड ओपनिंग अक्रॉस जुलाई अगस्त सितंबर, and at the same time more vaccination and increasing supply of medicines and oxygen. और ये planning of supply medicine और oxygen की है प्रभु जी, it should be for peak capacity not average capacity। कि अगर दिल्ली में जो पीक हुई उसके लिए तैयारी होनी चाहिए। तो जी आप प्राइवेट सेक्टर जो है इतना हेल्थ सेक्टर में ग्रोथ किया है, सब बड़े बड़े हॉस्पिटल आ गए हैं, आपको लगता नहीं कि इन लोगों ने प्रॉफिट को ज्यादा दिमाग में रखा? कैन यू इमेजिन कि इंडिया के अंदर हॉस्पिटल्स के अंदर गैस नहीं होगी, ऑक्सीजन? ये किसी हॉस्पिटल को आप इमेजिन कर सकते हैं कि इन प्राइवेट हॉस्पिटल जो 50,000 रुपए आईसीयू का चार्ज करते हैं पर डे, उनके पास ऑक्सीजन का प्रोविजन नहीं था? ये कहीं क्रिमिनलिटी नहीं है? प्रभु जी, व्हाट हैज हैपेंड अप्रैल और मई में हम सब की जिम्मेदारी है। पूरा देश जनवरी महीने में विक्ट्री लैप कर रहे थे कि कोविड गया। हर इंडिविजुअल, सोसाइटी, स्टेट गवर्नमेंट्स, बिजनेसेस, ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट, एवरीबॉडी, मीडिया, सब ये मान के चली कि जनवरी में हिंदुस्तान से कोविड गई। मैं कह रहा हूँ शॉर्टेज ऑफ बेसिक थिंग, कि प्रॉफिटेबिलिटी के लिए प्राइवेट सेक्टर ने लेट डाउन किया देश को, हेल्थ सेक्टर के अंदर दिखाई देता है। आप इसको मानने के लिए तैयार हैं कि नहीं? प्रभु जी, गलत बात है। पूरा देश तैयार नहीं था, प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो, कोई भी तैयार नहीं था। और अब देश की कैलकुलेशन देखिए, ऑक्सीजन शॉर्टेज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स दोनों में थी। तो ये गलत बात है कि एक दूसरे पे ब्लेम डालना चाहिए। ये देश की चैलेंज थी और हमें साथ मिलके मिलना चाहिए। ये समय नहीं है कि ये देश का, ये पब्लिक सेक्टर का प्रॉब्लम है, ये प्राइवेट सेक्टर का प्रॉब्लम है, साथ में मिलने की बात है। सिमिलरली ये स्टेट का प्रॉब्लम नहीं है, ये सेंटर का प्रॉब्लम नहीं है, ये दोनों का साथ का प्रॉब्लम है। और ये देश में साथ मिलके काम करना बहुत महत्वपूर्ण है। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं और ब्रेक के बाद फिर आपसे पूछूंगा कि ग्रोथ वापस लाने के लिए सरकार को और क्या क्या करना चाहिए और आपको क्या करना चाहिए। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम आज बातचीत कर रहे हैं उदय कोटक जी से। उदय जी, मैं फिर दोबारा आपसे पूछना चाहता हूं कि विकास कैसे होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन डिमांड का जब हो रहा है इतना और निकाले जा रहे हैं लोग। अभी टाटा स्टील ने अनाउंस कर दिया कि हम अपने एम्प्लॉय जो बेचारे डेथ हो गई है उनकी बाकी की तनख्वाह जितने साल वो सर्विस करते उनको हम देते रहेंगे। टाटा से ये इनिशिएटिव आया, बाकी जगह से भी इस तरह के इनिशिएटिव आएंगे ताकि ये कॉन्फिडेंस होगा प्राइवेट सेक्टर के अंदर। आपका क्या कहना है इसके? सबसे पहले डिमांड प्रोटेक्शन के लिए पुअरेस्ट ऑफ द पुअर में जो इम्पैक्ट हुआ है, वहां डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज, फूड, मेडिसिन एंड मनी, ये करना चाहिए। और जब ये करेंगे तो इसके साथ डिमांड को भी सपोर्ट आएगा। अगर गरीब आदमी को पैसा मिले, एसेंशियल्स खरीदे, उससे डिमांड सपोर्ट भी आएगा। हमारी सबसे बड़ी चैलेंज है टू गेट द पुअर सपोर्टेड एंड थ्रू दैट वी विल क्रिएट कंजम्पशन डिमांड आल्सो। नहीं, वो तो तभी होगा ना उदय। तो सवाल ये कि पहले पिछले साल जो है रूरल डिमांड इतनी थी, उसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ा था। ऐसे प्रोजेक्शन अभी आ रहे हैं कि रूरल इकोनॉमी, अभी टू व्हीलर जैसे देखा, मैं फिगर देख रहा कि रूरल इकोनॉमी इम्पैक्ट कर रही है और किसानों के लिए पैसा इतना नहीं दिया जा रहा जितना दिया जाना चाहिए। अभी किसी ने क्रिटिसाइज किया है कि पिछले 6 साल के अंदर 6 लाख करोड़ के राइट ऑफ किए लोन कॉर्पोरेट सेक्टर के आपने, परंतु
फार्मर्स के लिए पिछले 70 साल के अंदर 1,70,000 से ज्यादा नहीं की है। उनके हाथ में डिमांड ही नहीं है कि इनपुट कॉस्ट की बढ़ती जा रही है। आपने देखा होगा फूड ग्रेन का इन्फ्लेशन काफी बढ़ता चला जा रहा है, और आपका WPI पहली बार हिंदुस्तान के अंदर कंज्यूमर से डबल है CPI से। तो इसका इम्पैक्ट तो डिमांड के ऊपर पड़ेगा ना आपके ऊपर, जब पैसा ही नहीं होगा लोगों के हाथ में। इसीलिए मैंने आपसे सबसे पहले कहा कि टाइम फॉर डेफिसिट फाइनेंसिंग इंक्लूडिंग प्रिंटिंग ऑफ मनी, ये समय है, उससे डिमांड सपोर्ट आएगा और शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक बूस्ट रहेगा। और इन द मीन टाइम जो लॉन्ग टर्म प्लान है, इन्वेस्टमेंट प्लान है जो सरकार का और प्राइवेट सेक्टर का, वो अगले 1 से 2 साल में अगर पिकअप हो तो उसके लिए इंटरिम ब्रीदर इज गवर्नमेंट गिविंग आउट मनी। फिर उधर एक बार बताओ, फार्मर्स को डिस्पाइट इट प्रायोरिटी सेक्टर है, रिलक्टेंट क्यों है आप लोग पैसा देने के अंदर, लोन देने में? फार्मर्स के लिए लोन बैंक को दे रही है और आई थिंक उसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है, और फार्मर्स आर गेटिंग फंडेड। द चैलेंज इज दैट कोविड फर्स्ट वेव में रूरल इंडिया में इंपैक्ट नहीं हुआ था, सेकंड वेव में रूरल इंडिया में बहुत सा इंपैक्ट हुआ है। तो ये समय रूरल इंडिया की पोजीशन कोविड 1.0 से अलग है, इसीलिए सपोर्ट चाहिए और बेस्ट सपोर्ट इज डायरेक्ट। अभी आप इमेज, क्योंकि इस बार इमेज काफी धक्का लगा है बिकॉज ऑफ व्हाट एवर रीजंस, यहाँ पर जो हुआ है कि हर जगह न्यूयॉर्क टाइम पढ़िए, कुछ पढ़िए, फ्रंट पेज पे हमारे खिलाफ खबरें छपती रहती है। एज ए CIA प्रेसिडेंट आपको भी वरी होती होगी ना थोड़ी सी। सो प्रभु जी, से पहले इमेज इंप्रूव करने के लिए सबसे पहले रियलिटी पे फोकस करना चाहिए, और रियलिटी इंप्रूव करे तो इमेज इंप्रूव होगी। डिनायल मूड में नहीं होना चाहिए, जैसे डिनायल मोड में हम लोग सब चाहते हैं, उसमें नहीं होना चाहिए ना। मेरे हिसाब से ये टाइम क्रिटिसिज्म का नहीं है, ये टाइम साथ में काम करना और आगे देखना है। अगर हम गाड़ी चलाते हैं तो रियर व्यू मिरर से नहीं, लेकिन आगे की विंडशील्ड से देख के चलानी चाहिए। सो आगे देखें, जो हुआ उसके लिए भारत के लोगों को पीड़ा हुई, लेकिन अभी आगे चले। मैं आपसे 2 आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे GST का मामला, GST रिकॉर्ड कलेक्शन हुआ आपका पिछले साल, तो अभी अगली बार तो पता नहीं कैसे होगा, पता नहीं इसका तो एस्टिमेट क्या है, पर लगता नहीं है स्टेट्स को जो 5 साल का एग्रीमेंट था कि उनकी ग्रोथ होगी 14% GST डिस्ट्रीब्यूशन में, 2022 में वो खत्म हो जाएगा। 2022 के बाद स्टेट्स के पास पैसा नहीं होगा, तो स्टेट के पास स्पेंड करने के लिए आपको लगता नहीं कि GST सिस्टम कोविड की वजह से जो एक स्ट्रक्चर बना था, एक आर्किटेक्चर बना था, वो कोलैप्स हो जाएगा? मेरे हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को इस बारे में GST काउंसिल में डिस्कशन करनी होगी, और सेंटर स्टेट कोलैबोरेशन ये भारत की फेडरलिज्म का फाउंडेशन है, उसे संभल के रखना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये देश की जो पूरी स्ट्रक्चर है उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। नहीं, ये 14% गारंटी ग्रोथ है स्टेट रेवेन्यू की GST का, उसको 5 साल से एक्सटेंड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मेरे हिसाब से 2 साल तो मिनिमम करना चाहिए, कोविड के 2 साल लिए। अभी तो दुनिया से जितना डॉलर अमेरिका ने छापे हैं, कोई भी देश ने इतने पैसे नहीं छापे हैं। तो ये जब पैसा दुनिया भर में घूम रहे हैं और इसका एडवांटेज लेके हमें अपनी प्राइवेटाइजेशन प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका जो करता है, हमारे लोग उनको सपोर्ट करते हैं, हमारे यहाँ वही काम होता है, तो आप लोग कहते हैं नहीं इसको नहीं करना चाहिए, हमारे इकोनॉमिस्ट, हमारे बाबू लोग ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, पर अमेरिका में सब कुछ अलाउड है। प्रभु जी, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ये समय हमें पैसे छापने चाहिए, अमेरिका भी छाप रही है। अच्छा, आखिरी सवाल, ग्रोथ प्रोजेक्शन क्या है आपका इस 21-22 का? प्रभु जी, अगर आप देखिए तो अगर बिफोर कोविड भारत की इकोनॉमी 100 रुपया थी, तो मार्च 21 में 8% घटी, तो मार्च 21 में भारत की इकोनॉमी होगी 92। ये साल का ग्रोथ 8 से 9% तो होना चाहिए, एंड बाय द एंड ऑफ मार्च 22 भारत की इकोनॉमी बैक टू 100 होगी, जो 2 साल पहले थी, लेकिन 2 साल गए। थैंक यू उदय जी, आप आए, ऑप्टिमिस्ट हैं, बहुत बहुत बड़ी शुक्रिया आपका स्टूडियो में आने का, बहुत बातें कही। अब देखेंगे, एक बार फिर बात करेंगे आपसे जब इकोनॉमी इंप्रूव करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी आज की मुलाकात, सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा
आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की और उससे हम करेंगे सीधी बात। इंतजार कीजिए तब तक और देखते रहिए आज।